नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश जो जुड़ी हुई है चेक बाउंस के चक्कर से। जी हां, हमने एक खास मुहिम चलाई थी और दरअसल मामला आपको सबसे पहले बता दें कि वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने चेक बाउंस पर पब्लिक कमेंट के लिए एक प्रस्ताव लाया था, जिसमें यह था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो चेक बाउंस उनमें जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया जाए, यानी कि उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। फिलहाल चेक बाउंस के जो मामले हैं उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है, या जो चेक में भरी हुई रकम है उसके 2 गुना तक के फाइन का प्रावधान है, या फिर दोनों का प्रावधान है, यानी कि बड़ी कड़ी सजा का इसमें प्रावधान है। लेकिन देश भर के कारोबारी जेल की सजा खत्म करने का प्रावधान जो सरकार जिस मंशा के साथ सामने आई है उसका विरोध कर रहे हैं। कारोबारियों का मानना है कि इससे चेक डिसऑनर के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि सिविल केस होने पर डर ही खत्म हो जाएगा लोगों के मन में चेक बाउंस करने का, और धड़ल्ले से चेक बाउंस के मामले हमारे सामने आएंगे। तो चेक बाउंस को सिविल करना कितना सही है, चेक बाउंस के नियम बदलने से क्या क्या नफा नुकसान होगा, इन सब मुद्दों को लेकर हमने अपनी खास मुहिम चलाई, चेक बाउंस का चक्कर। और उसी मुहिम के तहत आज भी हम जो कारोबारी हैं, क्योंकि सरकार की मंशा सबके सामने है, सरकार क्या चाहती है और उसे जाहिर भी किया है सरकार ने, लेकिन कारोबारियों के मन में क्या परेशानियां हैं, उनके मन में किस तरह की उलझन है सरकार के इस नए नियम को लेकर, प्रस्तावित नियम को लेकर, इस पर हम लगातार कारोबारियों से बात कर रहे हैं, उनकी आवाज अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। मेरे साथ फिलहाल मेरे साथ ब्रजेश मिश्रा, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जी बिजनेस में, ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जुड़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं CAIT के। कमल बंदोपाध्याय साहब भी जुड़ेंगे, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। डॉक्टर सुजय कांतावाला होंगे, जो कि सीनियर लॉयर हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं ब्रजेश जी के पास ये पूरा मामला समझने के लिए आऊं कि हमने कहा कि भाई सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार ने एक तरह से चेक बाउंस के मामले को डीक्रिमिनलाइज करके सिविल मामलों में उनकी श्रेणी में रखने का एक प्रस्ताव दिया है, इस ओर कदम बढ़ाया है। लेकिन इसके पीछे एक्चुअल में सरकार ने क्या कैलकुलेशंस की हैं, सरकार के मन में ऐसा विचार क्यों आया, ये सबसे पहले ब्रजेश जी से जानते हैं। ब्रजेश जी, जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं, सरकार के मन में चेक बाउंस के मामलों को डीक्रिमिनलाइज करने का मंशा क्यों आई? ठीक है, आप ब्रजेश जी से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जरा समझ लेते हैं, जैसा हमने कहा कि इस पे कारोबारियों की जो राय है, कारोबारियों की जो रिजर्वेशंस हैं वो क्या हैं, कारोबारियों की उसमें क्या रुख है, वो क्या तर्क दे रहे हैं सरकार के इस नियम के विरोध में। आइए सुन लेते हैं। चेक फेल होने की सूरत में क्रिमिनल केस 138B के अंडर लगाया जाता था। इसकी वजह से लोगों में कुछ डर था, धोखाधड़ी कम होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि चेक फेल हो जाता है तो उसके प्रावधान कैद तक थे, जुर्माने तक था। लेकिन नई जो प्रपोजल हम सुन रहे हैं कि भारत सरकार इसको क्रिमिनल केस से हटा के सिविल केस में ले जाना चाहती है, कृपया इसको बंद कीजिए। अगर क्या होगा कि सिविल के कोर्ट में तो लाखों केस 20 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर आपने सिविल कर दिया तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा और धोखाधड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ये सोचिए कि जितना भी कारोबार होता है वो पोस्ट डेटेड चेक की तरफ से होता है, एक ट्रस्ट होता है कि बैंक का चेक का ये फेल नहीं होगा। तो कृपया मेरी ये पुरजोर अपील है आपसे कि इसको सेक्शन को ज्यादा स्ट्रांग कीजिए, सिविल में नहीं जाना चाहिए। देश में आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को उद्योग धंधों में और में आत्मनिर्भर बनाना है। यदि व्यापार में आपसी विश्वास रहेगा तो ही देश आत्मनिर्भर बनेगा, और आपसी विश्वास तभी रहेगा जब व्यक्ति को उसकी दी हुई सर्विस और दी हुई वस्तु का मूल्य समय पर मिल जाए, एवं उसको आगे अपना पेमेंट प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। मेरी पुनः भारत सरकार से आग्रह है कि वो इस तरह का कोई भी कदम न उठाएं।
चलिए, आज के तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण खंडेलवाल साहब, तमल बंदोपाध्याय साहब और डॉक्टर सुजय कांतावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तमाल आपके पास आना चाहूंगा। हमने अभी सुना कि कारोबारियों की क्या राय है इस पर, वो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि डिक्रिमिनलाइज कर देंगे तो एक जो डिटरेंस होता है चेक बाउंस को लेकर, वही खत्म हो जाएगा, और अगर वो खत्म होगा तो फिर कारोबार पर सीधा सीधा असर पड़ना इसका लाजमी है। लेकिन तमाल, आप सरकार के इस कदम को किस तरह से विश्लेषण इसका करते हैं? सरकार के मन में ये कदम उठाने की मंशा आखिर क्यों आई? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं क्यों आए। कोविड का कुछ रिलेशनशिप है क्या, पता नहीं। मतलब एग्जैक्टली क्या रीजन है इसके पीछे, इसका वजह क्या है, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आप अगर हिस्टोरिकली देखिए, आई थिंक 1989 में ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 उनको चेंज करके, अमेंड करके इसको क्रिमिनलाइजेशन लाया गया। अब देखिए, अगर आप कोई भी वकील को पूछेंगे क्रिमिनल का क्या मतलब होता है, कोई क्रिमिनल केस होता है, मतलब इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। जैसे किसी को कातिल करना, जैसे रेप करना, ये सब ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होता है। इसके वजह से इसको क्रिमिनल एक्ट बोलते। नाउ अगर मैं आपको कोई पीडीसी एक पोस्ट डेटेड चेक दिया और चेक बाउंस किया, इज इट दिस काइंड ऑफ ऑफेंस? ये प्रश्न सबका मन में। ये देखिए, इसके ऊपर विचार, विश्लेषण और एनालिसिस काफी दिन से चालू है। ऐसे एक दिन में ऐसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन हर टाइम सब लोग पूछते हैं, इज इट ए क्रिमिनल ऑफेंस? अगर मैं ऐसे काम किया, शैल आई बी पनिश्ड? आपका फोकस क्या होगा? मुझे पनिशमेंट देना नहीं, एक पैसा का रिकवरी करना। अगर एक पैसा का रिकवरी करना है तो क्यों नहीं आपने इसको डिक्रिमिनलाइज कर दी? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले जो फेरा था और अभी जो फेमा है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो कारोबारी है, तो फेरा एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन फेरा सॉर्ट ऑफ कोई आदमी को फेरा, इससे सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट, कोई भी वायलेशन होता था तो क्रिमिनल एक्ट होता था। लेकिन आज के दिन में जो फेमा जो है, ये मोर इट डज नॉट लुक एज ए क्रिमिनल एक्ट, दिस काइंड ऑफ वायलेशन। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से, मुझे मालूम नहीं है डेवलप मार्केट में ऐसे कैसे देखा होता है चेक बाउंस इज इट क्रिमिनल एक्ट और नॉट, लेकिन उसका डिक्रिमिनलाइज करना, उसको सिविल केस में दाखिल करना, उसके पीछे लॉजिक है। बट जो प्रॉब्लम जो है, देखिए, अगर कोई भी चेक बाउंस करे, इसके पीछे दो तरह का कारण होता है। एक, मेरा इच्छा क्या है, पैसा आपको देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और सेकंड है मतलब मेरा इच्छा है आपको देना, लेकिन मेरा पास पैसा नहीं है कोई किसी का वजह से। हाउ डू यू डिफाइन दैट? दैट इज द प्रॉब्लम। यानी कि जानबूझकर आप चेक बाउंस कर रहे हैं या आपकी मजबूरी है, इसमें थोड़ा सा ठीक है सर, ओके। मैं थोड़ा सा प्रवीण खंडेलवाल जी से समझना चाहूंगा, राष्ट्रीय महासचिव है CAIT के, कारोबारियों के संगठन जो सबसे बड़ा है उसके नुमाइंदे हैं यहाँ पर। प्रवीण जी, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि भाई हम इसको सिविल, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त संजीव मिश्रा साहब मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। तो सर, सरकार का ये साफ तौर पर कहना है मिश्रा जी कि हम, ऑल राइट, ठीक है। ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो उन्होंने पूरे इस खबर को पूरी तरह से ट्रैक किया है और समझने की कोशिश की है कि सरकार की इस मंशा के साथ साथ कारोबारियों की जो राय है वो क्या है। ब्रजेश जी, सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि भाई अगर हम इसको डिक्रिमिनलाइज कर देंगे तो एक तो अदालतों का बोझ कम होगा, दूसरी तरफ जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी। लेकिन कारोबारियों की अपनी परेशानी है। कारोबारी कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये डिटरेंस खत्म कर देंगे तो उनके कारोबार पर नुकसान होगा। तो फिलहाल जो रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको, उससे ये मामला कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, कारोबारियों को सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर आप मौजूदा समय में देखें तो एक कोरोना का संकट है। सबसे बड़ी इमीडिएट चिंता ये है, यहाँ पर पेमेंट में वैसे भी डिले हो रहे हैं, देरी हो रही है, लोग नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, या उनको शायद अभी इस बात का डर है कि शायद आगे जाकर क्या कारोबारी माहौल जो नहीं करना चाहते हैं। उनके मन में जो भय है सबसे बड़ा, वो यही है
ये जो है इसको लेकर के जो कारोबार में आपसी भरोसा होता है, खासतौर पर जो छोटे और मझोले स्तर के कारोबारी हैं, एमएसएमई सेक्टर के जो लोग हैं, उनकी ओर से इस प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विरोध है, जैसा कि आपने सुना भी है। तो सबसे बड़ी बात वही है कि भरोसा खत्म हो जाएगा, और भरोसा अगर खत्म हो गया कारोबार में तो किस तरह से आगे उनका बिजनेस चलेगा। अगर जैसे एक 5 लाख के चेक के लिए अगर चेक बाउंस हो जाता है, तो अगर ये जेल जाने का प्रावधान खत्म हो गया तो 5 साल तक उन्हें डर है कि वो मुकदमा चलाएंगे, वो अपना कारोबार संभालेंगे। ऐसे में बहुत बड़ा दबाव बन जाता है उन पर कि ठीक है 5 लाख का आप 1 लाख में सेटल कीजिए, आप 50,000 में सेटल कीजिए, आप 1.5 लाख में सेटल कीजिए। तो इस तरह के दूसरी टैक्टिक्स जो है वो कारोबार में उभर आती हैं, और इस वजह से उनका जो अपना फोकस कारोबार पर है शायद वो नहीं रह पाएगा। तो इस तरह के जो विचार हैं वो कारोबारी संगठनों की ओर से हमको मिले हैं। ठीक है, डॉक्टर सुजॉय कांतावाला हमारे साथ हैं, सीनियर लॉयर हैं। सुजॉय साहब, थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे, सरकार ये जो कह रही है कि भाई अदालतों पर इसका बोझ कम होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है अदालतों में, और क्रिमिनलाइजेशन की वजह से और ज़्यादा परेशानियां लोगों को होती है, और इसका सीधा सीधा असर जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर होता है, और उसका असर फिर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रा समझाइए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा डीक्रिमिनलाइज करके इस पूरे मैटर को? देखिए, मुझे नहीं ऐसा लगता कि अदालतों का बोझ कम होगा। इसको अगर आपने डीक्रिमिनलाइज किया तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा। आज जो डर है जेल जाने का, आज जो डर है समन्स जब आता है कोर्ट का, वो चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक अगर लिए तो आप सिविल रेमेडी भी फॉलो कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, और पैरेलल में क्रिमिनल रेमेडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, एक बाउंस चेक है ना, एक फेक करेंसी की तरह होता है। जो आदमी देता है उसको मालूम है उसने लाभ लिया है, और उसके अगेंस्ट उसने उसको चेक दिया है। आप समझ लो, आज रियल एस्टेट, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सब जगह पीडीसीज है। कितने लोगों के पीछे कंपनियां भागेगी अगर चेक बाउंस हुआ, और सिविल केसेस सालों साल तक चलते रहते हैं। देखिए, चीटिंग चीटिंग इज द इंटेंशन। अगर कोई चेक बाउंस होता है तो 99.9% उसको पैसे नहीं देने, क्योंकि उसको मालूम है। आप सोचिए, आउट स्टेशन में कोई आदमी बैठा है, उसने चेक दिया उसको, वो उसको ढूंढता फिरेगा। क्रिमिनल में वो लोकल कोर्ट में जाके समन्स इश्यू करा सकता है, यानी ये क्रिमिनल ऑफेंस रहना ही चाहिए। और मैं आपको और एक बात बताऊं, बाउंस चेक कोई प्रोसीजरल नहीं है कानून, ये एक सब्सटेंटिव कानून है, क्योंकि इसमें इम्प्रिजनमेंट है। हाँ, मैं ये बात मान के चलता हूं कि सिस्टम को चेंज करना है, आपको आपकी अदालतों को फास्ट ट्रैक करना है, ताकि इसका जल्दी निपटारा हो। ये एक प्रॉब्लम है, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय आप कानून ही बदल दो। और जो पहले स्पीकर ने कहा था कि पहले फेरा था फिर फेमा आया, फेमा में अरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी उसके बाद पीएमएलए जो आया है उसमें अरेस्ट है, इसलिए लोगों को डर है। जो इंसान कानून का डर रखता है उसको पहले क्रिमिनल ऑफेंस से डर लगता है। उसको मालूम है कि सिविल लायबिलिटी में कहीं पे भी वो मैनेज कर लेगा, वो अपील में जाएगा, लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंस है उससे लोगों को डर लगता है। तो मेरे ख्याल से ये डीक्रिमिनलाइज करना बहुत खराब मूव है, और इनको इनफैक्ट इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ये इम्प्रिजनमेंट बढ़ाना चाहिए, तो ही ये कारोबार के लिए ठीक रहेगा। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस नियम को शिथिल करने की बजाय इसको और सख्त करने की जरूरत है। प्रवीण खंडेलवाल साहब अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी देर से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रवीण जी, डर की बात कही जा रही है। अब दो तरह के डर हैं। एक डर ये है कि अगर आप इसको क्रिमिनलाइज रखते हैं, डीक्रिमिनलाइज कर देंगे, तो कारोबारी कह रहे हैं कि साहब डर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार कह रही है कि एक दूसरा डर भी तो है, अगर आप नियमों को सख्त करके रखेंगे तो फिर कारोबारी क्यों आएगा भारत में अपना बिजनेस लगाने के लिए, अपना कारोबार स्थापित करने के लिए? उसको कई तरह के डर नजर आएंगे, तो इसलिए हम नियमों को सख्त कर रहे हैं। तो डर दोनों जगह है सर। देखिए, पहले हमको ये समझना होगा कि भारत में जो व्यापार हो रहा है वो किन परिस्थितियों में और किस स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है। अभी उस स्ट्रक्चर में पोस्ट डेटेड चेक एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से बहुत बड़ा कारोबार होता है। जहां एक गैर जानकार व्यापारी है, वो यदि अपना कोई सामान लेने गया तो वो किसी से कहलवा देता है,
और उसको पोस्ट डेटेड चेक दे करके उसको माल मिल जाता है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट उसको आज करनी थी, पोस्ट डेटेड चेक की वजह से वो इन्वेस्टमेंट 15 दिन या 1 महीना जो भी टर्म तय होती है उसके ऊपर चला जाता है। उसके बाद यदि आप इसको डीक्रिमिनलाइज कर देंगे तो फिर चेक का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। चेक तो एक तरीके से कागज का टुकड़ा होगा। वो कागज का टुकड़ा आप ले लो, आपकी मर्जी हो तो उसको कैश कराओ, मर्जी हो तो आप उसको कैश मत कराओ, बाउंस होने दो, क्योंकि आपके ऊपर कोई डर नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। अभी इस समय जब 138 के अंदर 2 साल का प्रावधान है सजा का, उसके बावजूद चेक बाउंस के जो केस है वो इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोगों को उस सजा का भी डर नहीं है। और चेक बाउंस का कोई भी केस 10-15 साल से पहले वो फाइनल ही नहीं होता। एक अदालत से दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, कुछ लोगों का एक गिरोह है जो इस तरीके के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, कानून उनकी मदद करता है। और ये हम सब लोगों को पता है कि हमारे कानून में अनेक प्रकार के छिद्र हैं। तो जहां तक व्यापारियों का सवाल है, देश के 7 करोड़ व्यापारी इस बात से बेहद नाराज है कि सरकार डीक्रिमिनलाइज करने का प्रोसीजर जो ला रही है। हमारा तो ये कहना है कि यदि किसी कारण से कोई चेक बाउंस होता है तो सरकार इस प्रकार का कानून लाए कि वो चेक बाउंस का जो पेमेंट है वो 30 दिन के अंदर अंदर मिलना चाहिए। तब तो ये चेक देने का या पीटीसी देने का कुछ, यानी कि आप भी कह रहे हैं कि बिल्कुल, तो सरकार की ओर से चेक बाउंस के मामलों को डीक्रिमिनलाइज करके सिविल मामलों की श्रेणी में डालने की एक जो पहल हुई है उसका कारोबारी विरोध कर रहे हैं और उसी का विश्लेषण आज हम कर रहे हैं। फिलहाल मैं तमाल आपके पास वापस आना चाहूंगा। फिर बीच का रास्ता क्या हो, क्या हमारे पास कोई ऐसा बीच का रास्ता, क्योंकि सरकार का जो पक्ष है वो हमारे सामने है और कारोबारियों का भी जो विरोध है वो भी हमारे सामने है। ऐसे में बीच का रास्ता क्या कुछ निकल सकता है या फिर अंततोगत्वा सरकार को फिर कारोबारियों की बात माननी ही पड़ेगी? नहीं, देखिए, मैंने फर्स्ट राउंड में आपको थोड़ा बैकग्राउंड मतलब बोलने की कोशिश किया। उसके बाद मैंने बाकी जो आपको पैनलिस्ट है उनके बात सुना मैंने, एंड मैं उनसे सहमत हूँ। अगर वो मतलब एक क्या है, आज का दिन में डर है तो इसके वजह से थोड़ा सा काम हो रहा है। अगर वो डीक्रिमिनलाइज हो जाएगा तो उनका डर चला जाएगा, तो बाउंसिंग केस बढ़ जाएगा। मेरा तो एक ही प्रश्न है, इसका वजह अगर मतलब कनेक्शन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और चेक बाउंस को डीक्रिमिनलाइज करना, ये दोनों का जो कनेक्टिविटी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों में क्या मतलब कनेक्शन क्या है? ये दोनों डिफरेंट चीज है। आप देखिए, इसी वक्त मेरे ख्याल से मैंने कोई न्यूज़पेपर में या कोई न्यूज रिपोर्ट में पढ़ा हुआ 3.5 मिलियन चेक बाउंस केस कोर्ट में है। अगर आप डीक्रिमिनलाइज करके उनको, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूं दैट उसको डीक्रिमिनलाइज करना नहीं चाहिए, मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा हूं। अगर हम लोग सोच रहे हैं डीक्रिमिनलाइज करके अगर वो सिविल कोर्ट में दाखिल किया जाए तो फटाफट ये सबका कोर्ट सेटल हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 है, क्या है, आपका जो पैनलिस्ट ने बार बार बोल रहे थे कि अभी जो डर है वो डर निकल जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट आया आईबीसी 2016 में, जो इंडिया में जो भारतवर्ष जो आईबीसी इंसॉल्वेंसी कोर्ट लाया गया है, ये बहुत ही एग्रेसिव इंसॉल्वेंसी लॉ है। अगर आप दूसरा डेवलप मार्केट से भी कंपेयर करेंगे, ये बहुत ही एग्रेसिव लॉ है। ये इस कानून का मुताबिक अपना रिकवरी अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर देखेंगे ये रिकवरी लॉ के बाहर हो रहा है। लॉ को मुताबिक आप चलेंगे आपको बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ये लॉ के हिसाब से बिकॉज ऑफ द लॉ देयर इज अ फियर साइकोसिस अमंग द रोग कॉर्पोरेट, जो बदमाश कॉर्पोरेशन जो है, जो प्रोमोटर्स है, वो जो बैंक का पैसा लेके वापस नहीं दे रहे थे, अभी उनके मन में डर पैदा हो गया। वो डिस्कशन टेबल में आ रहे हैं और डिस्कस करके उनका रिकवरी हो रहा है। आपका शराब बिन भय हो न प्रीत वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे कोई मैं ब्रिजेश जी से फटाफट से समझना चाहूंगा। ब्रिजेश जी, हाँ, मैं समझ गया। ब्रिजेश जी, मैं फटाफट से आपके पास आना चाहूंगा। ब्रिजेश जी, क्या वाकई में संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, फिर ये मामले में क्या डेडलॉक ऐसे ही बना रहेगा या कुछ और ऑप्शंस भी हैं सरकार के पास बीच का रास्ता निकालने के? देखिए, सरकार के पास तो जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है उसके हिसाब से जो सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन गया है वो 99% ये है कि जो कानून है इसको आप वैसे ही रखिए
इसमें कोई बदलाव नहीं कीजिए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स के साथ जो बातचीत की मैंने और दूसरे देशों के जो उदाहरण समझे, उसके हिसाब से कुछ ऑप्शंस हैं जहां पर अगर आप चाहें तो आप जेल ना भी भेजें तो भी आप इतनी सख्ती बरत सकते हैं कि जो चेक लिखता है वो उस चेक की वैल्यू को रखे। जैसे उसमें तो ये है कि अगर कोई बार बार चेक बाउंस करता है तो आप उससे चेक लिखने का अधिकार छीन सकते हैं। जैसे कि फ्रांस में यह है कि अगर आप बार बार कोई चेक लिख रहा है तो 5 साल तक वो आगे चेक नहीं लिख सकता। इस तरह के नियम हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ आरबीआई का भी हमारा नियम है, हालांकि वो बड़े मामलों में नियम है कि उसको चेकबुक ही नहीं इशू कीजिए। अगर कोई फ्रीक्वेंटली बार बार चेक बाउंस करता हो तो उसको आप चेक मत इशू कीजिए। ये हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े मामलों में है, छोटे मामलों में नहीं है। जो एक्सपर्ट से हमें जो एक और राय मिली है ये है कि चाहे तो बैंकों के पास ये अधिकार है कि फ्रीक्वेंटली ये चेक बाउंस करें तो उनकी पहचान करके उनके खाते फ्रीज कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक सख्ती बरत सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो चेक बाउंस के मामलों में जो पैसे काटे जाते हैं वो बहुत कम काटे जाते हैं। अगर कुछ किसी का चेक बाउंस होता है और आप उस चेक लिखने वाले का बैंक ही उसके ऊपर भारी भरकम फीस काट ले तो शायद ये इस तरह का होगा कि शायद लोग अवॉइड करेंगे। और एक और रास्ता है कि कोई डिजिटल पेमेंट का ऐसा रास्ता निकालें जो उतना चेक की तरह ही प्रभावी भी हो और साथ ही उसमें भी टाइम लिमिट के साथ ही जैसे चेक की वैलिडिटी होती है उस तरह से उस पेमेंट की वैलिडिटी भी रहे। बिल्कुल। प्रवीण खंडेलवाल, ये आइडिया कैसा लगा कि एक डिजिटल इसको कर दिया जाए, डिजिटल चेक बना दिया जाए, ऑटोमेटिकली आपके मंथ के जो डेट्स हैं वो बंधी हुई हैं, आपके उससे पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, फिर आपको चेक देने की जरूरत भी नहीं है, डिजिटल चेक हो जाएगा। अगर डिजिटल पेमेंट होता है तो वो तो हाथ की हाथ ट्रांसफर होता है। यहाँ जो सवाल आएगा, बहुत सी कंपनियां जो काम करती हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन का आगे का चेक ले लेती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को 15 से 20 दिन का समय मिल जाता है। तो इस नाते से वो पीटीसी देता है और जब डेट आती है तो अपने आप चेक वो ओनर हो जाता है। तो या तो पहले हमें अपने व्यापार का तौर तरीका बदलना पड़ेगा अगर हमें पूर्ण रूप से डिजिटल जाना है तो, और यदि वर्तमान तौर तरीके में धीरे धीरे सुधार करें तो भी चेक अपने आप में एक बहुत प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट है। और मेरा अभी जैसा ब्रजेश जी कह रहे थे, अगर किसी का चेक बाउंस होता है, अगर एक बार मान लीजिए उसका बाउंस हो रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंशन तो है पैसे देने की, तो फिर एक हफ्ते में क्यों नहीं वो पैसे देता? वो क्यों बार 2 साल 4 साल या 6 साल का समय लगाता है या 10 साल तक समय लगा? इसका मतलब है उसकी इंटेंशन खराब है। और कानून ये कहता है कि जिसकी इंटेंशन खराब है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए चाहे कुछ भी। ठीक है सर, ओके। सुजय, आपसे मैं फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगा सर। बहुत कम, मेरे पास बहुत वक्त की कमी है। आपको क्या लगता है सर, कब तक सरकार इस पर कोई अंतिम फैसला ले लेगी? नहीं, मैं आपको एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि आप दुबई का एग्जांपल लीजिए। दुबई जो है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों इतना इजी है। लोग आराम से धंधा करते हैं और चेक देते हैं। कभी बहुत रेयर केसेस में बाउंस होता है क्योंकि उनको मालूम है कि सीधा आदमी जेल जाता है अंदर। तो ये डर अगर नहीं रहेगा ना तो चेक डिसऑनर होता रहेगा। और हमारा जो मेंटालिटी है यहाँ पर कि 2 चेक पास करा लो, बाद में 3 बाउंस हो गए तो उसको लड़ने दो कोर्ट में, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्रिमिनल जो सेक्शन है उसको और मजबूत बनाना चाहिए। यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो अब अभी सरकार के पाले में गेंद है सर, सरकार कब तक फैसला लेगी सर इस पे? क्या लग रहा है आपको? मैं तो यही चाहता हूं कि सरकार थोड़े बहुत वकील जो रेगुलरली ऐसे केस करते हैं, थोड़े ट्रेड वाले सबको बुलाए और समस्या समझे, ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम है लोगों को वो समझे और एक होलिस्टिक काइंड ऑफ उसमें स्ट्रेटेजी बनाए ताकि सबको उसका फायदा मिले। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। प्रवीण खंडेलवाल, तमाल बंदोपाध्याय साहब, डॉक्टर सुजय कांतावाला, ब्रिजेश मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इस मुहिम के जरिए कारोबारियों की आवाज को भी आपके सामने लाना चाहते थे। सारी सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो पक्ष है, वो भी हमने आपके सामने रखा। अब गेंद सरकार के पाले में है और कारोबारियों का विरोध भी हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।